आ जाओ। हम इसके केसेस पे थे, हम जो कल कर रहे थे उसका नाम था केसेस रिलेटेड टू इंटरेस्ट और डिवेंचर्स। ये बहुत जबरदस्त बातें, ये पूरे चैप्टर की बैकबोन है जो हम कर रहे हैं, जो केसेस हम कर रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं उन सब के अंदर कैसे कैसे केसेस आए। नॉट ओनली आपकी बुक, मैं जब भी केसेस बनाता हूं तो मैं 3 बुक चेक करता हूं। एक लास्ट 10 ईयर एग्जाम जो आपके पास भी होगी, और दूसरा मैं चेक करता हूं PS ग्रेवाल, और तीसरा DK गोयल। मैं सब चेक करके ही केस बनाता हूं ताकि किसी भी बुक से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप फंसो नहीं। ठीक है, तो हमने सारी बुक चेक करने के बाद ये केस बनाए हैं। और इसको करते हैं हम इस वाले केस को, जो केसेस हम कर रहे थे कल। हम थे यहाँ पे कि मान लो आपको ऐसा दिया हुआ है 9% डिवेंचर्स। मैंने आपको समझाया था ये 9% का मतलब होता है द इंटरेस्ट रेट ऑन डिवेंचर्स। डिवेंचर इज अ लोन सर्टिफिकेट, अ लोन टेकन बाय अ कंपनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक। ये डिवेंचर्स बोलते हैं उसको। हम आगे भी पढ़ेंगे जब इशू डिवेंचर्स की बात आएंगे, कैसे इशू करते हैं, कैसे पैसा आता है, बात की बातें, अभी नहीं। तो लो, यहाँ हमने क्या दिया था, पहले क्या लिखा था, 18 के 17 2000, और यहाँ था 7। ये था 31 मार्च 2018 या 31 मार्च 2017, ऐसे करके आपको 2 डेट दी हुई है। ठीक है जी। और यहाँ कितना था डिवेंचर्स, यहाँ था 1 लाख। पहले शुरू में 1 लाख था और बढ़ के कितना हो गया था। सुनो मेरी बात, मैंने कहा 3 तरह की बातें हो सकती हैं। तीन बातें हो सकती है कि ऐसा दिया हुआ है एंड नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। ऐसा दिया हुआ है एंड देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ भी नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन एट ऑल। यहां आपकी सोच है, आपकी एजम्पशन है, आप क्या करना चाहते हो। इट इज यू टू एज्यूम। जो भी एजम्पशन करोगे वो नीचे लिखोगे जरूर, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, क्योंकि आपका आंसर टैली नहीं करेगा बुक के साथ। आप जो एज्यूम करोगे वो लिखोगे। यू कैन से दैट वी आर एज्यूमिंग और आई एम एज्यूमिंग दैट डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल, या आई एम एज्यूमिंग दैट डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2018। भाई जब कुछ भी नहीं दिया तो 2 ही बातें आप कर सकते हो। 2 तरह के बच्चे हमने लेके चले थे। हमने कहा मान लो 2 तरह के बच्चे हैं और अलग अलग सोच है। एक शिवानी थी और एक धृति थी। इन दोनों की अलग अलग सोच थी। जब शिवानी ने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो उसने क्या सोचा था, फर्स्ट सोचा था, क्या सोचा था, 1 अप्रैल। शिवानी ने कहा द डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। पता है कौन से डिवेंचर की बात कर रहा हूं मैं, ये जो एक्स्ट्रा वाले 50,000। 1 तारीख को कितने थे, 1 लाख। साल के अंत तक कितने हो गए, 1.5 लाख। आपने ये सोचा कि जो एक्स्ट्रा डिवेंचर्स है वो कब इशू किए गए, 1 अप्रैल। अगर हमने 1 अप्रैल को डिवेंचर्स यूज किए, इशू किए, तो हमने लोगों का कितना पैसा यूज किया, 1,50,000। हमने यहीं पे इसी तारीख, इसके ठीक अगले दिन 1 अप्रैल 2017 को ये 50,000 के डिवेंचर भी इशू कर दिए। ऑलरेडी 1 लाख के तो हमने लोगों से ले ही रखे हैं, ये पैसा तो हमने लोगों से लिया हुआ है। 50 के कब कर दिए, 1 तारीख को। तो हमें लोन हमें इंटरेस्ट कितने में देना पड़ेगा, 1.5 लाख। अगर 1 तारीख यानी इस तारीख के ठीक अगले दिन हमने डिवेंचर्स इशू किए। डिवेंचर इशू करने का मतलब होता है लोगों से लोन लेना। आप ऐसे हिंदी भाषा में अगर कहोगे, नॉर्मल भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में, तो ये कहोगे कि 1 लाख तो हमारे सिर पे ऑलरेडी था और 1 तारीख को हमने और 50,000 लोन का ले लिया। कौन सा लोन लिया, लोगों से लोन, उसे डिवेंचर्स कहते हैं। तो कितने में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 1.5 लाख। क्योंकि पूरा साल कितना पैसा यूज करोगे, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख पे इंटरेस्ट निकलेगा। तो फिर शिवानी जब अपना क्वेश्चन करेगी, जब अपना क्वेश्चन सॉल्व करेगी, तो वो लिखेगी 1,50,000 इंटू 9%। 9% डिवेंचर्स ये था। लेकिन दूसरी तरफ दीदी ने क्या कहा, दैट वी हैव इशूड डिवेंचर्स ऑन 31 मार्च 18। ये इसकी सोच थी। ये धृति की अलग अलग सोच हो सकती है भाई। ये इसकी सोच है कि अब हमने ये डिवेंचर्स यहां इशू नहीं किए, जो 50,000 के एक्स्ट्रा डिवेंचर्स हमने इशू किए वो इस तारीख को इशू किए, सेम डेट। अब मुझे बताओ, जब हमने नए वाले डिवेंचर्स 31 मार्च को इशू किए
इसका इंटरेस्ट हम कब पे करेंगे? अगले साल। लेकिन इस साल की जब बात करें, हम कैश फ्लो बना रहे हैं, तो हमने लोगों का कितना पैसा यूज किया? 1 लाख। तो फिर ये जो निकालेगी, ये निकालेगी 1 लाख के ऊपर 9%। ये कितना आया था? 9,000। और ये कितना आया था? 13,500। सोचो टोटल के अंदर कितना। लेकिन हाँ, मैं एक बात बताऊं आपको, सुनो मेरी बात, गौर से सुनना, मेरी बात गौर से सुनना। इसका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप इसका फुल फ्लेज क्वेश्चन करोगे, फुल फ्लेज, तब आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आंसर सेम होंगे। लेकिन जब आप इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे हो, सिर्फ ऑपरेटिंग, तब आपका आंसर डिफरेंट आएगा। अब मेरी बात को समझना, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। मैं बड़ी बात समझा रहा हूँ आपको, छोटी वाली नहीं। चाहे आप ये ले लो, चाहे आप ये ले लो, आपके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। योर आंसर विल टैली द ओवरऑल आंसर। जहां पे आप A प्लस B प्लस C करते हो ना, वो टैली कर जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। पता है क्यों? मैं बताता हूँ रीजन क्या है उसके पीछे का। देखो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 2 जगह पे ट्रीट होगा। बोलो कहाँ पे? बोलो ना कहाँ? एक तो पहले सबसे पहले ट्रीट होगा ये ऑपरेटिंग के अंदर, मालूम? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर आप क्या करने वाले हो? इसको वापस प्लस कर दो। याद करें कैसे कैसे देख रहे हो तुम लोग यार। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या कर दोगे? इसे वापस प्लस कर दोगे, और नीचे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो जो जितना आप प्लस करोगे, उतना ही नीचे आप माइनस कर दोगे। जब आप पूरा का पूरा कैश फ्लो बनाओगे, फुल फ्लेज कैश फ्लो बनाओगे, तो ये कहीं असर नहीं डालने वाला। चाहे आप 150 ले लो, चाहे 1 लाख ले लो, इसका असर नहीं आएगा। लेकिन जब आप सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाओगे, तो धृति के आंसर में और शिवानी के आंसर में 4,000 का डिफरेंस आएगा। 4,500। 4,500। अब मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? When you are just preparing the operating activity only, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर धृति में और शिवानी में 4,500 का फर्क आएगा। लेकिन दोनों आंसर ठीक है, दोनों के दोनों आंसर में पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जब फुल फ्लेज क्वेश्चन हम करेंगे, जहां पे ऑपरेटिंग भी होगा, इन्वेस्टिंग भी होगा, फाइनेंसिंग भी होगा, तो फिर आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली लास्ट में आंसर मिल जाएगा। और ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, ये काम मैं आपको करके दिखाऊंगा इसी क्वेश्चन के ऊपर, किसी एक क्वेश्चन पे जहां पे यही वाला केस आएगा, और मैं आपको करके दिखाऊंगा अकॉर्डिंग टू धृति एंड अकॉर्डिंग टू शिवानी क्या आंसर आने वाला है। सेम आंसर आएगा। ठीक है जी, हो गई बात खत्म। ये पहला केस था। अच्छा, दूसरे केस में क्या हो सकता है? केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में क्या है? केस नंबर 2 के अंदर ऐसे दिया हुआ है, ये सेम चीज सेम दिया हुआ है भाई, और बोलता है एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर इंफॉर्मेशन दी है, जैसा कि आपकी बुक में भी दी है। क्या लिखा है इसके अंदर इसने? हाँ, एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2007। देख रहे हो आप, आपके क्वेश्चन पर 14 में दिया है एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। ये इसने लिख दिया, एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। ये बुक में दिया हुआ है। मुझे बताओ, अब बताओ बुक के हिसाब से कितने पे इंटरेस्ट दोगे? 1 लाख पे या 1.5 लाख पे? सिंपल सी कहानी है, क्योंकि एडिशनल डिबेंचर्स का इशू किए ठीक इसके अगले दिन, तो हमने पैसा कितना यूज किया? हमने 1,50,000 यूज किया, और 1,50,000 के ऊपर हम देने वाले कितना? 9%, विच इज 13,500। ये केस नंबर 2 है, इसमें गिवन था। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया केस नंबर 2। अभी केस नंबर 3 के अंदर अगर हम देखें, केस 3 के अंदर बोलता है एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड ऑन, क्या बोलता है? ऑन, बोलो कितने पे इंटरेस्ट दोगे? 1 लाख। वेरी गुड। लो, एक और कहानी आई, केस नंबर 4। अब देखो क्या बोलता है वो, ना शुरू में ना लास्ट में। अब ये बोलता है, देखो बोलता है एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड ऑन, लिख लो आप मेरे साथ केस नंबर 4। यहां बच्चे फंस जाते हैं बिना बात के। लो, ठीक है जी। अब क्या बोलता है? एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2007।
फाइन। अब कैसे करोगे? 6 महीने के लिए 1 लाख पे और 6 महीने के 1.5 लिए लाख। तो ये भी ठीक है, दोनों मेथड ठीक है। जो आप करे वो भी ठीक है, जो आप करे वो भी ठीक है। 1 लाख पे पूरे साल का दे दो और 50,000 पे 6 महीने का दे दो, तब भी आंसर सही आएगा। या इन्होंने कहा वो भी ठीक है, 1 लाख पे 6 महीने का, 1.5 लाख पे 6 महीने का, है ना? क्योंकि हमने कब इशू किया एडिशनल डिबेंचर्स? बीच में, यहाँ बीच में इशू किए, इधर किधर 1 अक्टूबर 2017 को हमने ये 50,000 के डिबेंचर्स इशू किए, 50,000 1 अक्टूबर, बीच में आए, ठीक है? तो फिर सुनो ना, हमने लोगों का पैसा यूज किया, उस पर इंटरेस्ट देना है, पर कितना यूज किया 1 अक्टूबर तक? 1 लाख। 1 लाख यूज किया 1 अक्टूबर तक। कितने महीने के लिए? सर मार्च से लेके अक्टूबर तक कितने महीनों के गिनो? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। सितंबर तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 6 महीने। ये लो इंटू 9% फॉर 6 मंथ्स। 1 लाख पे निकाल दो 6 महीने का, कितना है बताओ तो जरा? 4,500। और फिर हमने कितना पैसा यूज किया लोगों का? 1.5 लाख। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। बोलो कितना है जल्दी से? 6750 ना? ये ठीक है क्या? लो टोटल कितना आया? टोटल आया 11,250। अब ये इसको निकालने का एक स्टाइल है, एक और देखते हैं निकाल के एक और तरीके से। मान लो हम ऐसा करें, देखो जैसे मर्जी कर लो, जैसा आप चाहो कर लो, लेकिन प्रेफरेबल ये होता है आप जैसे मर्जी कर सकते हो। इसमें गलती होने के थोड़े चांस होते हैं। इसमें अगर आप कुछ भूल जाओगे तो गलती कर जाओगे, इसमें गलती नहीं होगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर दोनों में सेम आएगा। मतलब देखो सुनो मेरी बात, कहने की बात क्या थी, समझने वाली बात क्या है? वो ये है भैया, जितना हम लोगों का पैसा यूज करेंगे और जितने टाइम के लिए करेंगे उतना ब्याज देंगे। कहानी खत्म। डेप्रिसिएशन में क्या पढ़ा था क्लास 11 में? यही पढ़ा था ना, जब गाड़ी ली या जब फर्नीचर लिया तब से लेके जब तक साल का यूज किया तब तक डेप्रिसिएशन निकालते थे। 11th क्लास में करते रहे ना। वही सेम प्रॉब्लम है भाई, जितना लोगों का पैसा यूज करोगे उतने पे ब्याज दोगे। अगर 6 महीने के लिए यूज किया तो 6 महीने का ब्याज दोगे, 8 महीने के लिए यूज किया तो 8 महीने का ब्याज दोगे, और पूरे साल यूज किया तो पूरे साल का ब्याज दोगे। तो यहाँ पे जो एडिशनल डिबेंचर्स हैं वो 1 अक्टूबर को इशू किए गए। लोगों का कितना पैसा यूज किया हमने? सर 1 लाख। कब तक? 1 अक्टूबर तक। तो 1 लाख पे 6 महीने का निकाल दिया, और 1 अक्टूबर से बढ़ के कितना हो गया? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख में निकाल दिया। यही काम आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी करते थे, यही काम आप हर जगह करते आए हो, बार बार ये काम करते रहे हो। जितना पैसा लोगों का यूज किया, जितने टाइम के लिए यूज किया, उतने पे ब्याज लगा दो। चाहो तो ये वाला मेथड अपना लो, चाहो तो ये अपना लो। 1 लाख पूरे साल का और 50,000 6 महीने का, ऐसे कर लो। सर अगर ये डेट चेंज कर दे, 6 जैसे जो मर्जी कर दे यार, उसकी मर्जी, वो इसको 1/12 कर दे। अब वो क्या बोल रहा है? 1/12। उसने अब चेंज करके क्या बोला? लो, ये जो एडिशनल डिवेंचर्स हैं ये कब इशू किए गए? 1/12/2017। अगर 1/12 को इशू किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कितने महीने के लिए यूज किया? बस दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 महीने को छोड़ दे, 8 महीने के लिए। तो 1 लाख पे कितना लगा दो, और बचे हुए 4 लो, ऐसे करो 8 और 4। ये नहीं करना चाहते तो फिर एक काम करो, 1 लाख पे पूरा लगा दो 9% और 50,000 पे लो। दोनों में आंसर निकाल लो, दोनों में आंसर निकाल लो। कितना आएगा? 1 लाख इंटू 9% इंटू क्या? ये तो 6,000 आएगा। ये तो लिख दो, कोई बात नहीं, 9,000 ले लो। आ जाओ आगे। 1,50,000 इंटू 9% इंटू 4500, और ये 50,000 इंटू 9% इंटू 4 डिवाइड बाय 12,
जो मर्जी कर लो, जैसे आपका दिल करे वैसे कर लो, जैसे आपका दिल आपको साथ देता हो। लेकिन सुन लो मेरी बात, वो जो इंटरेस्ट एंड कैपिटल के चैप्टर से जो आप करते आ रहे हो वही करना। वहां भी एक काम किया था, याद है? ए इंट्रोड्यूस द कैपिटल, बी विड्रॉन द कैपिटल, वो ड्रामेबाजी याद है सब? वो यहाँ पे वहां भी की थी। वही करना जो मेथड आपने अपनाया था, बार बार मत बदलना। मेरे को लगता है ये वाला मेथड आप करते आ रहे हो, मैं इसी को प्रेफर करता हूँ, इसमें गलती के चांस नहीं होते, ये बेस्ट है। इसमें आप थोड़ी मिस्टेक कर सकते हो कैलकुलेशन में, इसमें नहीं करोगे। ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा होता है, लेकिन ये इसमें गलती के चांस नहीं, लूप होल्स कम है, तो आप इसको अपना सकते हो, मर्जी आपकी अपना सकते हो, मर्जी आप पे छोड़ दिया। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट एंड डिबेंचर के केस खत्म हुए, अब आगे चले, हम आगे चलते हैं। और अब हम इसके आगे 2-3 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर हम करेंगे केसेस ऑफ डेप्रिसिएशन, फिर केसेस ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, उसका तो खैर खास कुछ है नहीं, फिर केसेस ऑफ प्रपोज डिविडेंड, बस और कुछ ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे से काम हो रहे हैं। लेकिन इसमें जो बड़ा रह गया, जो बड़ा टॉपिक रह गया वो है केसेस ऑफ डेप्रिसिएशन, वो भी आपको करवाने जरूरी है। लेकिन पहले आओ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एक साथ स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 14 में जरा वो बना लू, फॉर्मेट बना लू, उसके बाद करता हूँ। ठीक है जी, लो आप भी बनाओ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सुनो मेरी बात, पेंसिल निकाल लो। आपके पास पेंसिल है? सबके पास पेंसिल लेके आए हो? पेंसिल निकालो बाहर जल्दी से, अब उसका यूज करेंगे हम। मैं आपको तरीका बताता हूँ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। वैसे मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसमें तीनों नहीं बन रहे हैं, इसमें अभी एक ही बन रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर भी जितना बताऊंगा वही स्टाइल रहेगा लास्ट क्वेश्चन तक। तो सबसे पहले आप उठाओ, फिंगर लगाओ अपनी इक्विटी या लायबिलिटी के ऊपर, सबसे पहला काम। ठीक है, बस ठीक है, लिख ले यार, हो गया खत्म, हो गया, लिख दे। चल आगे उठा, किताब पे आ, रूलिंग किताब पे आ। सबसे पहले देखो, सबसे पहला हमारे पास मालूम है क्या दिया हुआ? पेज नंबर 6.1222 लिख लिया। हाँ इधर उंगली रखो, इधर उंगली यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटे, क्वेश्चन नंबर 14 पुलिस स्टेशन में है क्या अभी? प्रैक्टिकल पे आ। क्वेश्चन आराम से किताब नहीं फटनी चाहिए। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। चल बस 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 बस, अब शांति, शांति और अलर्टनेस। आ जाओ इधर, पीछे शीशे हैं, आ जाओ। इक्विटी और लायबिलिटी में रखो, फटाफट से रख दिया। पेंसिल आपके पास होनी चाहिए भाई। अब चलो नीचे चलते हैं। शेयर होल्डर फंड्स, ये पता है क्या? ये लायबिलिटी साइड है, ये कंपनी की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर पहला आइटम बोलता है शेयर कैपिटल। इट वाज 3 लाख इन द बिगिनिंग, बट नाउ एंड ऑफ द ईयर इट इज 4 लाख, मतलब इंक्रीज हुई। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। अगर हम पूरा का पूरा कैश फ्लो बना रहे होते तो हम इसे ऐड करते फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। क्या लिखते मालूम? इश्यू ऑफ शेयर्स। क्या लिखते? इश्यू ऑफ शेयर्स, और वहां प्लस कर देते 1 लाख। लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग के अंदर शेयर कैपिटल कहीं नहीं आ रही। ठीक है जी, हम इसे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। आओ आगे चलो, सेकंड नंबर आइटम पे आओ। वहां लिख, सुनो एक मिनट, रुको एक मिनट। वहां लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस, और सामने नोट्स टू अकाउंट दिया है। मालूम है जब आप बड़े हो जाओगे, मतलब थोड़े दिनों के बाद, जब हम आपको बनाना सिखाएंगे, मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स। क्योंकि मालूम है क्या, रिजर्व एंड सरप्लस एक हेडिंग है। उस हेडिंग के अंदर बहुत सारे तरीके का, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये वाला रिजर्व, वो रिजर्व, बहुत कुछ आता है। अगर हम सब कुछ दिखा दें तो बहुत बल्कि हो जाएगी, बैलेंस शीट जो है बहुत लंबी हो जाएगी। उस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, नोट्स टू अकाउंट डाल देते हैं। यानी ये एक नंबर में जाके डिटेल में पढ़ लो इसके अंदर क्या क्या है। आप समझे मेरी बात? अगर एक नंबर लिखा है नोट्स टू अकाउंट, तो सामने उसका नोट्स टू अकाउंट बना के भी दिखाया हुआ है। कहां बनाया देखो, नीचे। उसको टिक मारो, इसको टिक मारो, नोट्स टू अकाउंट को टिक मारो, और नीचे जाओ, और नीचे जाके देखो सबसे पहले नोट्स में क्या लिखा हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व 1 लाख से बढ़ के कितना हो गया, 1,20,000। और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पिछले साल माइनस में था, इस साल प्रॉफिट में आया। तो लो हमारा काम शुरू, आ जाओ हमारा काम शुरू। हम यहाँ लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना, और ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। सुनो मेरी बात, अगर आपने नंबर नहीं डाला ना, ऐसे वर्किंग नंबर 1, तो गलत हो सकता है काम।
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन, और ये हमारे पास इस बार दिया हुआ है भगवान की दया से। पिछला माइनस में है, इस साल का प्लस में, तो कितना हो जाएगा? ये मैंने कल आपको बता दिया था 70,000। ठीक है, इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जीआर। बोलो कितना है इस बार, जल्दी बोलो। 20 है। बस यही छोड़ देना, कोई टोटलिंग नहीं करनी, कुछ भी क्लोज नहीं करना, आगे बढ़ जाओ, छोड़ दो इसको। नोट्स टू अकाउंट पे टिक मार दो, हो गया नोट्स टू अकाउंट, टिक मारो, हो गया। बुक के ऊपर टिक मारो पेंसिल से, नोट्स टू अकाउंट में पहला वाला खत्म। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, फिर चलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। सेकंड आइटम आपके सामने दिया हुआ है, उसके अंदर दिया है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और सामने दिया है नोट्स टू अकाउंट नंबर 2। टिक मारो और पहुंच जाओ नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। बोलता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर 9% डिवेंचर्स हैं जो कि पहले 1 लाख के थे, अब बढ़ के 1.5 लाख के हो गए। मेरी बात सुनो, गौर से लिखना, बाद में सुनो मेरी बात। जो पहले 1 लाख के थे अब बढ़ के 1.5 लाख के हो गए। अगर मैं पूरा फुल फ्लेज कैश फ्लो बना रहा होता तो मैं पता क्या बोलता फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 50,000। लेकिन अभी में इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, वेन एवर वी हैव इशूड द डिवेंचर्स वी मस्ट पे द इंटरेस्ट इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। याद रखना, अगर क्वेश्चन साइलेंट भी है, वी मस्ट पे द इंटरेस्ट इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। और ये बहुत बार होगा आपके साथ, देखना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां डिवेंचर्स इश्यू किए होंगे लेकिन कहीं नहीं दिया होगा पे द इंटरेस्ट, और आप क्या करोगे, कैश फ्लो बनाओगे, आपका आंसर भी ठीक आ जाएगा, पर मैडम नंबर काट देगी। पता क्या बोलेगी, इट्स अ प्रिंसिपल मिस्टेक। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर क्वेश्चन साइलेंट भी होता और हमें ना कहा गया होता, फिर भी डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट देना पड़ता, फिर भी देना पड़ता। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को देना ही पड़ेगा। अगर आपने लोगों का पैसा यूज किया है तो लोगों को इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे क्वेश्चन कहे चाहे नहीं कहे। तो यहाँ नोट बनता है, नोट, एक नोट लिख लो, यहाँ एक नोट लिखो, इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वी मस्ट पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। यहाँ एक छोटा सा नोट डाल लो, इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वी मस्ट पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। हमें पे करना ही है। तो सुनो मेरी बात, हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए मालूम, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। बस, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, यहां नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर हमें यहां दिखाना है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। और यहां निकाल लो, यहां साइड में यहां लिख के निकाल लो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के बारे में क्या बोला गया। वो बोलता है पहले 1 लाख के डिवेंचर थे, अब बढ़ के 1.5 लाख के हो गए, 1,50,000 के हो गए। ये 2017 है, ये 2018 है। और हमने कब इश्यू किए डिवेंचर्स, एक्स्ट्रा डिवेंचर्स, नीचे लिखा हुआ है देखो, एडिशनल डिवेंचर्स वर इश्यूड ऑन 1 अप्रैल 2017। आप देख रहे हैं, यानी जो एडिशनल डिवेंचर थे वो यहाँ इश्यू किए गए। तो अब कितना लगेगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जल्दी बताओ। 1.5 लाख। और यहां आ जाएगा, टिक मार दो, वापिस आ जाओ अपनी जगह पे जहां पे आप थे, वापिस वही बैलेंस शीट पे आ जाओ जल्दी से, और कुछ नहीं देखना, रास्ते में कुछ देखना नहीं है, वापिस आओ बैलेंस शीट पे। फिर बोलता है करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स 60,000 से घट के 40,000 हो गई। आपको मालूम है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज कहा जाता है, कहा? आप मत याद रखो यार, माइनस बस याद मत रखो, आप बस बोलो यहाँ जाए, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ लिखा हो, ठीक है। कितना हो गया, क्या है, 20 हो गया। लो ट्रेड पेबल्स हो गए खत्म। आगे बढ़ जाओ, हम असेट्स में आ चुके, लायबिलिटी साइड खत्म कर दी हमने, लायबिलिटी साइड हमने खत्म कर दी, हम असेट्स में आ गए। असेट्स के अंदर बोलता है सबसे पहले काम के अंदर फिक्स असेट्स, और वो भी उसने नंबर 3 पे बता रखा है, फिक्स असेट्स 5,50,000 और 3,30,000, और बोलता है जाके देख लो, वो देखो सामने, वो देखने को बोल रहा है फिक्स असेट्स के अंदर। और फिक्स असेट्स के अंदर मशीनरी है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, 2 अकाउंट बना रखे हैं, ठीक है जी। और देखो अब सुनो मेरी बात, अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि मैंने अभी तक आपको डेप्रिसिएशन का टॉपिक नहीं करवाया। समस्या ये आएगी कि मैंने अभी तक आपको डेप्रिसिएशन का टॉपिक नहीं करवाया, तो हमें मुझे लगता है कि हमें इसको यही छोड़ के पहले डेप्रिसिएशन करना चाहिए।
नहीं तो फिर आप यहाँ पे बिना रेक्टिफिकेशन करोगे। मुझे लगता है इसको भी छोड़ देना चाहिए, हमें छोड़ देना चाहिए। क्या टाइम रह गया? अभी है 15 मिनट ना, हम 20 मिनट हैं। हम डेप्रिसिएशन के 7 केस है, एटलीस्ट 4 केस कर सकते हैं। मुझे लगता है इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि मालूम है क्या होगा, अगर हमने इस क्वेश्चन को किया और मैंने पहला आपको बना के दिखा दिया, फिर बाद में आप रेक्टिफिकेशन पे आ जाओगे, तो मैं आपको केसेस ही करवा देता हूँ डेप्रिसिएशन। ठीक है, आओ हम डेप्रिसिएशन के केस करते हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि यहाँ डेप्रिसिएशन आ गया अभी, तो मुझे करवाना ही पड़ेगा। आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ इस क्वेश्चन को। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अब कोई नहीं, वो तो छोड़ दो, पैसे ही छोड़ दो आप, फिर करेंगे। यही छोड़ देना इसी पेज के, इसी पेज पे ऐसे छोड़ दो आप, दोबारा इसी पे कर लेंगे, क्योंकि बीच में केसेस आ रहे हैं ना, इसलिए केस करने जरूरी है। तो लिखो आप केसेस रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। इसके केसेस करवाने जरूरी हो जाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे यार। मैं नहीं चाहता आप रेक्टिफिकेशन करो फिर बाद में प्रॉब्लम हो। एक ही बार कर ले जो करना है। आ जाओ, देखो सबसे पहली बात मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात देखो, जो नोट करनी है, देखो पहला केस 1। पहला केस 1, मान लो आपके पास यहां दिया हुआ है लैंड, कितना दिया हुआ है? लैंड, और यहां 2 साल दिए हुए हैं, 2018 और 2017, और लैंड की वैल्यू है 4 लाख, और यहां आ गया 3,20,000। मान लो ऐसा केस आ गया, ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा। ये पहला केस करा रहा हूं मैं आपको, फर्स्ट केस है। ऐसे दिया हुआ लैंड, और यहां दिया है 4 लाख, और यहां 3,20,000। देखो आप, 4 लाख थी लैंड का ओपनिंग बैलेंस 2017 में, और इस साल के एंड में कितना हो गया? 3,20,000। तो कहाँ गया 80,000? बस यही गड़बड़ कर दिया आपने। अगर आप इंटरव्यू दे रहे होते तो आपको निकाल दिया था कमरे से बाहर, अगर आपने आंसर दिया होता। यही गलती करके, लैंड नेवर डेप्रिशिएट। ठीक है, पेपर में भी गलती कर जाओगे, इसलिए मैंने एक केस बनाया। मुझे मालूम था ये केस बनता नहीं, मुझे मालूम था ये केस नहीं बनता। मैंने आपकी वो चेक करने के लिए इसको केस बनाया। मुझे मालूम था बच्चे गलती करेंगे, देखा करके ना गलती आप, तो सुन लो। लिखो लिखो, आप लिखो, यहाँ लिखो, नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज। या नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज बिकॉज लैंड नेवर डेप्रिशिएट। अकेली लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं हो सकती। लैंड never depreciate, no depreciation will be charged. So 80,000 will be shown as sale of land in investing activity. क्या वैल्यूएशन थोड़ी करवाना तो यार, वैल्यूएशन कहाँ लिखा करवाया हमने? ठीक है जी, तो 80,000 जो है वो सेल ऑफ लैंड दिखाई जाएगी। सेल ऑफ लैंड कि हमने 80,000 की लैंड बेच दी, राइट, और क्या किया वो भी इन्वेस्टिंग में दिखाई जाएगी, प्लस के अंदर। कहाँ दिखाई जाएगी? इन्वेस्टिंग में, राइट। लैंड है एसेट्स, और एसेट्स सारे कहाँ दिखाते हैं? इन्वेस्टिंग के अंदर, वहां दिखाई जाएगी। ठीक है जी, चलो आगे आ जाओ। एक और देखो, इसी में केस के अंदर ही है, इसी एक केस में अब दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग। और ये दिया हुआ है 5 लाख और 4,20,000। बोलो अब क्या? अब क्या होगा? बोलो, कौन बोलेगा? वैसे तो नहीं बोल रही। आज एक मिनट, इधर से इससे पूछता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। खुशी, डेप्रिसिएशन लगेगा? है, लगता है इसमें डेप्रिसिएशन? हाँ, नहीं लगता, डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। लैंड एंड बिल्डिंग है, क्या डेप्रिसिएशन लगेगा? ये बोल रहा है डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। मैं पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ, लगेगा? नैन्सी लगेगा कि नहीं? तो लिखो, अब लिखो, अब लिखो, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज।
80,000। सुन लो मेरी बात, इधर देख लो, लैंड और बिल्डिंग हो या बिल्डिंग और लैंड हो, अगर लैंड के साथ कुछ और अटैच हो गया तो डेप्रिसिएशन लगेगा। अब गलती नहीं करना आगे आज के बाद, ठीक है जी। अकेली लैंड है तो डेप्रिसिएशन नहीं, लैंड के साथ कुछ भी लग गया, लैंड एंड प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग एंड लैंड, कुछ भी ऐसा आया तो डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ₹80,000। और आपको मालूम है क्या करेंगे इसका, मालूम है क्या करते हैं इसका, वहां ऊपर ऑपरेटिंग में क्या कर देंगे हम, इसको प्लस कर देंगे, ठीक है जी। आ जाओ दूसरे इफेक्ट भी देखेंगे आगे। हाँ, और एक और आइटम दिया हुआ है, एक और आइटम है, ये आइटम नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, एक ही केस है। फिर लिखो फर्नीचर, फर्नीचर, और फर्नीचर दिया हुआ है 2 लाख, और ये बढ़ के हो गया 2,50,000। अब बोलो, अब फिगर बढ़ गई, 2 लाख 2017 में था, 2018 में बढ़ के 2.5 लाख हो गया। अब क्या हुआ, अब परचेज हो जाएगी, ठीक है जी। हम क्या दिखाएंगे, 50,000 विल बी शोन एज परचेज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अरे सुनो मेरी बात सुनो, रट्टाफिकेशन मत मारना आप। अभी सर ने फर्नीचर कहा था और वहां पे तो हमारे पास कंप्यूटर आ गया। रट्टाफिकेशन मत मारना, बात को समझना। मैंने कहा कोई भी असेट्स अगर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है। अगर कोई भी असेट्स घट रहा है तो क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है जी। असेट्स सिर्फ लैंड को छोड़ के, अगर लैंड घट रही है तो क्या हो रही है, सेल हो रही है। असेट्स या तब तक डेप्रिशिएट, अगर इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, इन्फॉर्मेशन होगी तो बताया होगा कि सेल हुआ है, ठीक है जी। ये तो डेप्रिशिएट हो रहा है भाई। आ जाओ आगे देखते हैं, एक और है नंबर 4 पे, गुडविल। गुडविल जो है वो पहले 150 की थी 2017 में, और अब घट के कितनी हो गई, 120 है जी। एमोटाइजेशन, जो भी इंटेंजिबल असेट्स होते हैं, चाहे वो गुडविल हो, पेटेंट्स हो, ट्रेडमार्क्स हो, कॉपीराइट्स हो, अगर उनकी वैल्यू घट जाती है तो हम उन्हें बोलते हैं एमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स। एमोटाइजेशन का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, लेकिन हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलते क्योंकि वो इंटेंजिबल असेट्स हैं, वो डेप्रिशिएट नहीं होते, वो दिखते नहीं है। इंटेंजिबल असेट्स हो गए ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एमोटाइजेशन भाई। और ये क्या करेंगे हम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर प्लस करते हैं भाई। अगर वैल्यू बढ़ जाए तो आ जाओ एक और देख लेते हैं, ये लो, लो 2 लाख से बढ़ के 2.5 लाख हो गया, पेटेंट्स। ऐसा अगर आ जाए, इंटेंजिबल असेट्स का केस है, क्या आगे हो गया, परचेज। इससे हम क्या दिखाएंगे, परचेज ऑफ पेटेंट्स। कहाँ दिखा देंगे, विल बी शोन इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कहाँ दिखाया जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हम करते रहेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, मैं आपको याद नहीं करवाना चाहता यार, बस मुझे जो बताना था वो क्या मालूम है, 2 आइटम बताने थे मेन, एक लैंड और एक लैंड एंड बिल्डिंग। बाकी सब तो बकवास है, आपको पता ही है क्या करते हैं। मुझे आपको ये 2 मेन आइटम बताने थे इसके बारे में, ठीक है। चलो आ जाओ, इसके आगे चलते हैं हम केस नंबर 2 में। मैं हटा दूं, ये सारा हटा दूं। यहाँ कम हुए, गुडविल कम हुई है तो हम डेप्रिसिएशन लिख के क्या लिखते हैं, एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल। एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल या गुडविल रिटर्न ऑफ करके लिख सकते हो, वैसे एमोटाइजेशन लिखते हैं। आ जाओ केस 2 करते हैं। ये केस 1 था, ये पूरा का पूरा केस 1 था, केस 2 करते हैं। लो लेकिन इसके पहले आप 2 नोट लिखो, 2 नोट लिखो। केस 2 जाने से पहले 2 नोट लिखो। लिखो नोट नंबर 1, if provision for depreciation, if provision for depreciation oblique accumulated depreciation
ऑब्लिक accumulated depreciation account is maintained comma then the fixed assets are shown at its cost price. Are shown at its cost price. सुनो मेरी बात, मैंने बहुत बड़ी बात आपको नहीं बताई इस नोट के अंदर, बहुत छोटी सी बात 11th क्लास की मैंने आपको बताई है। क्लास 11 में आपने अच्छे से पढ़ा था। सुनो, इधर गौर करो, जिन बच्चों ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था वो गौर करें। देखो हम क्या करते थे, याद है? थोड़ा सा लेके जाता हूँ पीछे। मशीनरी अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस जब तो मशीन बिकी नहीं, और नीचे के अकाउंट का नाम था उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ से स्टार्ट करते थे हम, इधर से स्टार्ट होता था, यहाँ लिखते थे बाय बैलेंस करके, याद है? इधर और यहाँ से स्टार्ट करते थे, डेप्रिसिएशन निकालते थे, ऐड करते थे, डेप्रिसिएशन निकालते थे, ऐड करते। याद है कुछ? मैं वही लिखवा रहा हूँ। अगर हमने अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया है तो इसका साफ साफ सा मतलब होता है कि जो मशीन की कॉस्ट हम दिखा रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर, वो कॉस्ट प्राइस पे है। कौन से प्राइस पे है? कॉस्ट प्राइस, यानी जितने की हमने बाय की थी वही वाला प्राइस है। अभी तक डेप्रिसिएशन काटा नहीं है, हम अलग से डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। यही बात मैंने बताई है, 11th क्लास की बात है, ज्यादा नवी बात नहीं। आ जाओ एक और नोट लिखो। इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, if provision for depreciation account is not maintained, comma, then fixed assets are shown at written down value, are shown at written down value oblique book value। ठीक है जी। अगर हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया, पहले 16 क्वेश्चन याद करो, 11th क्लास के पहले 16 क्वेश्चन याद करो, पहले 16 क्वेश्चन, 8 और 8, जहां प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं था, याद करो वो क्वेश्चन। उन सब क्वेश्चन में एक ही अकाउंट बनता था, मशीनरी अकाउंट, और उसी के अंदर डेप्रिसिएशन कटता था। हम लिखते थे यहाँ पे क्या, मशीन का टू बैंक, मशीन परचेज की, यहाँ क्या लिखते थे, बाय डेप्रिसिएशन, फिर बाय बैलेंस सीडी, फिर टू बैलेंस बीडी, फिर बाय डेप्रिसिएशन, फिर बाय बैलेंस सीडी, फिर टू बैलेंस बीडी। यही काम करते रहे आप। इसका मतलब ये है, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया गया, इसका मतलब ये होता है कि जो वैल्यू हम दिखा रहे हैं, जो असेट्स की वैल्यू हम शो कर रहे हैं, कहाँ शो कर रहे हैं? बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं। वो कौन सी वैल्यू है? वो कौन सी वैल्यू है? वो बुक वैल्यू है ना? वो कौन सी वैल्यू है? बुक वैल्यू है। और सुनो, यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लो, कॉस्ट वैल्यू या कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। बस छोटी सी बात है ना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू बुक वैल्यू, वही जो आपने 11th क्लास में बहुत बार किया, मैंने छोटा सा आपको लिखवा दिया। भाई अब मैं आपको केस करवाता हूँ, केस नंबर 2। ठीक है जी, आ जाओ। अब मैं आपको केस नंबर 2 करवाता हूँ। लेट अस स्टार्ट नाउ केस नंबर 2। सबसे पहला केस है, ऐसे करके आपके सामने, ये इंपॉर्टेंट है जी, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको अच्छे से आएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। इसकी आपको कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करनी होगी, इन सब केसेस की कम से कम। ठीक है जी, तो लो, ये मशीनरी है और यहाँ 2 साल दिए हुए हैं। मैं देखो कौन से साल है, 17, 18। जैसा कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 में आया था और मैंने छुड़वा दिया बीच में, इसलिए छुड़वाया, यही वाला केस था। 17th में मशीन है 4 लाख और ये बढ़ के हो गई 5,80,000। ठीक है जी भाई, और नीचे यहां दिया हुआ था, यहां पे ऐसे करके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और ये बोला गया कितना, 2,20,000, और यहां बोला गया है 3 लाख, और इसको यहां माइनस करके लिखा गया है 1,80,000, और यहां लिखा गया है 2,80,000।
यही केस आपके पास आया था अभी जस्ट नाउ, जो हमने 14 क्वेश्चन में छोड़ दिया। और एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर नो इंफॉर्मेशन, जस्ट नाउ आपने एक केस देखा था क्वेश्चन नंबर 14 में, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ आया था, मैंने क्वेश्चन छुड़वा दिया। देखा आपने नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, मैंने बोला छोड़ दो इसको मत करो, सेम चीज आई थी। मैं नहीं चाहता था कि आपको मैं वहां करवा देता, फिर यहाँ केस टूट जाते। मैं आपको सब एक साथ करवाना चाहता हूँ एक ही झटके में, ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए। ये देखो यहाँ पे मशीनरी दिया हुआ है 4 लाख माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, और इधर यहाँ पे मशीनरी का बैलेंस है 218 का माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब सुनो मेरी बात, अब हमें करना क्या, बहुत सिंपल तरीके से यार, हबड़ा दबड़ी नहीं करेंगे, आराम से 2 अकाउंट बनाएंगे। कितने अकाउंट? 2 अकाउंट, क्योंकि कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है फाइन, इसका मतलब मशीन बिकी नहीं, वी हैव नॉट सोल्ड एनी मशीन। आप सुन लो, अब से पहले अगर आपने अपने क्लास में या अपने सर के या अपने किसी दोस्त के या कोई यूट्यूब पे अगर इस मेथड को देखा है या कभी ऐसे क्वेश्चंस किए तो आप भूल जाना, अब नहीं भूल, आप उसको याद मत करो, ठीक है। हम जिस मेथड से करेंगे, आप सबसे पहले आंसर निकालोगे, गिव यू गारंटी होता है, और सही आंसर आएगा, ठीक। तो 2 अकाउंट बनाएंगे, कितने? एक मशीन अकाउंट और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बनाने आते हैं अकाउंट आपको लेजर? और बनाते हैं। ये देखो मैं इसको हटा रहा हूं, 2 अकाउंट बनाता हूं, सिर्फ 2, एक और उसके ठीक नीचे दूसरा। और दिख रहा है, देखिए वीडियो में कहां तक दिख रहा है, देखिए नजर आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। लो फिर इसको ऊपर कर लेते, इसमें क्या है, सिर्फ अपने हाथ में ये लो, और ऊपर कर लेते, इसको यहाँ कर लेते हैं और इसको यहाँ कर लेते हैं। आपको ठीक है? लो 2 अकाउंट बना रहे हैं, एक मशीन अकाउंट और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आ जाओ, मैं थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ, लेकिन कंफ्यूजन ना हो। ये रहा, इसको लिखो मशीनरी अकाउंट और यहाँ लिखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये काम आप 11th क्लास में करके आए हो, नई चीज नहीं सिखा रहा हूँ, बिल्कुल भी कुछ नया नहीं सिखा रहा हूँ। 11th क्लास में आपने एक काम किया है। मुझे एक बात बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट आप बताओ, मशीनरी अकाउंट का बैलेंस कहाँ से स्टार्ट होता है? मशीन एक असेट्स है, और असेट्स का बैलेंस हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पे होगा? पक्का? चलो स्टार्ट करते हैं, लिखो फटाफट जल्दी से, लिखो टू बैलेंस बीडी। बोलो क्या बैलेंस है मशीन का? ओपनिंग बैलेंस, ये रहा ओपनिंग बैलेंस 2017। और क्लोजिंग क्या है? बिल्कुल ऐसे ही लिखना, ऐसे ही, बाय बैलेंस सीडी। कितना? ये इतना ही गैप डाल के लिखोगे आप, ऐसे, यहाँ ओपनिंग यहाँ क्लोजिंग, सामने आपने मत लिखना यार, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस। बोलो कुछ हार्ड है इसके अंदर? आगे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आराम से आ जाओ, नीचे आते हैं, इधर वाले में आते हैं। ये देखो, इसको भी करते हैं, लो इसको भी करते हैं फटाफट यहां से। मेरी बात सुनो, कोई भी प्रोविजन, कोई भी रिजर्व, कोई भी लायबिलिटी, कोई भी कैपिटल, मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूं, दुनिया जहां का कोई भी आइटम जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखता है, चाहे वो लायबिलिटी है या नहीं है, उसका बैलेंस कहां से स्टार्ट होता है? क्रेडिट साइड से। यहाँ बैलेंस लिखो फटाफट, बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस बीडी। और एंड कहां पे होगा? बोलो कितना है? 220। क्या हुआ? सर की बैटरी गई, बस यही तो काम है, लेकिन है हमारे पास, जिंदा है, फिक्र नहीं करो आप करो ये ना, मेरे पास सब कुछ है, सब इलाज कर रखे मैंने। अब यहाँ लगेगा, लो आप करते रहो, अकाउंट क्लोज करो जल्दी से। कहाँ गया? इंसान बूढ़ा नहीं होना चाहिए, उसके पहले मर जाए तो ठीक है। हाँ, बूढ़ा इंसान जो होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। लो वेरी गुड, वेरी गुड, काम चल गया, ठीक है जी। हिलाना इसको आराम से, गिर गया तो फिर सबको ड्रॉप करके गिरेगा। ये लो, इधर देखो, इधर देखो, सुनो मेरी बात, सुनो, कोई बड़ा काम नहीं सीखा, इतना बड़ा काम नहीं कि समझना है। 2 अकाउंट बनाए,
एक प्रोविजन का, एक मशीन का। मशीन का ओपनिंग बैलेंस यहाँ, क्लोजिंग यहाँ, प्रोविजन का ओपनिंग यहाँ, क्लोजिंग यहाँ। सर क्यों किया ऐसा? मशीन एक असेट्स है, स्टार्ट फ्रॉम डेबिट साइड। प्रोविजन एक लायबिलिटी है, स्टार्ट फ्रॉम डेबिट साइड। लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी साइड में दिखता है, ठीक है, यहाँ दिखा है। बात खत्म हो गई, इतना सा। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? क्लोज करो अकाउंट, और अकाउंट को क्लोज करें, इसको बंद करो। कितना आया? अच्छा, ये तो मालूम है ना, जो साइड बड़ी होती है पहले उसको क्लोज करते हैं, 11th क्लास में सीखा हुआ ना। क्लोज कर दिया, ये लो, इसको भी क्लोज करो। लो, क्लोज किया। यहाँ कितना बैलेंस आ रहा है निकल के? 180। यहाँ लिखो 180, और यहां लिखो टू बैंक। क्या लिखोगे? टू बैंक। जो बैलेंस आया वो क्या है? टू बैंक। और इसको जो है, इसको, इसका मतलब ये है, इसका मतलब है परचेज ऑफ मशीन। इसका क्या मतलब है? परचेज ऑफ मशीन, मतलब आपने मशीन परचेज की। और ये इस बैलेंस का हम क्या करते हैं? सर इसका अचार पाएंगे। हाँ, इसका हम ये करेंगे, ये देखो, इसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस करते हैं। इसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। ये ऑपरेटिंग में कहीं नहीं जाएगा। कहा जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा, क्योंकि परचेज ऑफ मशीन का मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश, और परचेज ऑफ मशीन कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसलिए वहां माइनस हो जाएगा। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। आओ अब इसको बंद करते हैं। लेट अस क्लोज दिस अकाउंट। इस अकाउंट को बंद करें। हल्के से, हाँ, इसको बंद करो। ये साइड ज्यादा है, लो इसको क्लोज करो। और जैसे इसको बंद किया तो बैलेंस किस तरफ आ रहा है? 80,000। इसको लिखो बाय डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। और ये 80,000 का क्या करेंगे? सर इसको हम नींबू छिड़केंगे और कुछ नहीं करेंगे। इस पे हम करेंगे क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस, आई मीन सॉरी प्लस। बस ये दो चाहिए थे, हमने निकाल दिए। अब वो क्वेश्चन में जो आपको करवा रहा था, मैं चाहता तो ये बना के करवा देता 14, लेकिन मैं चाहता था कि आप केस सीख लो। वहां पे ये दो बनने थे। इसका हमने यूज नहीं करना था क्योंकि हम ऑपरेटिंग बना रहे थे, और इसका हमें यूज करना था क्योंकि हम ऑपरेटिंग में इसको प्लस करने वाले थे। मैं वहां एक काम करवा सकता था, मैंने जान के नहीं करवाया। हम फिर उसको 14 आप कर सकते हो। नाउ यू कैन गो बैक एंड यू कैन फिनिश क्वेश्चन नंबर 14। आप मैं करवाऊंगा केस आगे, लेकिन आप 14 क्वेश्चन आप खत्म कर सकते हो। कौन सा? अच्छा फिर छोड़ो, उसको भी छोड़ दो, कोई बात नहीं, पहले खत्म कर लेते। ये सब लिंक्ड है आपस में यार, सब लिंक्ड है, ठीक है। तो हो गया खत्म, ये लो केस नंबर 2 हो गया 5। यहीं पे छोड़ते हैं केस नंबर 2 पे। अब आगे हम आपसे मिलेंगे कब? हम मिलेंगे परसों, ठीक है जी। जब मिलेंगे